हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूफिया एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूरोपियन कला। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं की हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो। सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको और मैं प्लेलिस्ट में भी दे देती हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें भी मिल जाएंगी। तो मैं पढ़ा रही थी आपको वेजेंटाइन कला और रोमन पच्चीकारी। ठीक है, अगली क्लास में मैंने यही पढ़ाया था। बैजेंटाइन कला ही आपकी पार्ट 3 में पढ़ा चुकी हूँ। ये पार्ट 4 है हमारा। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं 2 पार्ट में करा दूँ। तो ये इसका पच्चीकारी का, बैजेंटाइन पच्चीकारी का दूसरा पार्ट है। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके क्लास के साथ, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। और वीडियो अच्छी लगा कर तो लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगती है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एक आपका कमेंट जो होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सदियों पश्चात वेजेंटाइन कलाकारों की विशुद्ध रंगांकन पद्धति को 16वीं सदी के वेनिस शैली के चित्रकारों ने अपनाया। जो सदियों पश्चात वेजेंटाइन कलाकारों की विशुद्ध रंगांकन पद्धति थी, उसको 16वीं सदी के वेनिस शैली के जो चित्रकार थे उन लोगों ने अपनाया था। ठीक है, 17वीं व 18वीं सदी के चित्रकारों ने भी उसे काफ़ी लाभ उठाया। जो 16वीं सदी के वेनिस के जो चित्रकार थे, उन लोगों ने इस शैली को अपनाया था, वेजेंटाइन शैली पद्धति को। ठीक है, तो जो इसमें पच्चीकारी होती थी उसको 16वीं सदी के वेनिस के चित्रकारों ने अपनाया था। और 17वीं और 18वीं सदी के जो काफ़ी चित्रकार थे उन लोगों ने भी इसका लाभ उठाया। कुछ काल तक विस्मृत होने के पश्चात 19वीं सदी के देलार्का सेजान प्रभावी चित्रकार द्वारा ये दोबारा प्रतिष्ठित हुई। एक बार तो ये विस्मृत हो गई थी, मतलब लुप्त हो गई थी। वेजेंटाइन पच्चीकारी जो थी वो लुप्त हो गई थी। तो इसके बाद 19वीं सदी जब आई तो उसमें थे देलार्का और सेजान। ये कुछ प्रभावी चित्रकार थे, लोकप्रिय चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार जिनको हम कह सकते हैं। देलार्का सेजान के बारे में जब चित्रकार पढ़ाऊंगी, यूरोपियन चित्रकार में पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, देलार्का और सेजान के बारे में। बेजेंटाइन तो दोबारा इन लोगों ने इसको प्रतिष्ठित किया था। बेजेंटाइन जो प्रतिमा चित्रण का जन्म पैलेस्टाइन व सीरिया की कला में हुआ था। पैलेस्टाइन की कला तो थी, उसमें बेजेंटाइन प्रतिमा का चित्रण हुआ था। पच्चीकारी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, तो वो मैंने जो पढ़ाया था क्लास में, उसमें मैंने बताया था आपको कि फर्श पे और दीवारों पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े बनना शुरू हो गया था, प्रतिमाएं बनने लगी थी। पैलेस्टाइन और सीरिया की कला जो थी उसमें बनना शुरू हुई थी। इटली में परिचित दाढ़ी विहीन, बिना दाढ़ी के घुंघराले बाल, लंबे बाल थे। ईसा की प्रतिमा के स्थान पर ईसा की पतली मुख आकृति वाली दाढ़ी के बीच की मांग के साथ लंबे बालों वाली प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इटली में एक प्रतिमा बनाई गई जिसमें दाढ़ी नहीं थी, घुंघराले बाल थे, बीच की मांग दिखाई गई है, उसमें ईसा की पतली मुख आकृति बनाई गई है, लंबे बाल दिखाए गए हैं। तो ईसा का ये प्रतिमा बनी हुई है इटली में। बेजेंटाइन कला के अंतर्गत ही वो आती है जो पूर्ण रूप से पूर्वी कल्पना से मिलती जुलती है। मतलब कुछ देखा तो था नहीं, तो इस वजह से कल्पना पर ही वो अपनी कल्पनाओं से ही प्रतिमाएं बनाते थे। बेजेंटाइन कला के जो चित्रकार थे, जो बाद में पूरे ईसाई साम्राज्य में आदर्श मानी गई। वही प्रतिमा बाद में ईसाई साम्राज्य में बहुत ही आदर्श मानी गई थी। और पच्चीकारी व भित्ति चित्र गिरजाघरों के पुरोहितों के निर्देश के अनुसार किया जाता था। मतलब ये है कि जो ये तो पहले भी मैंने बताया क्लास में कि पच्चीकारी और भित्ति चित्रण गिरजाघरों के पुरोहितों के निर्देश अनुसार किया जाता था। जो भी वहाँ के पुरोहित थे, वो लोग जो
आदेश देते थे उसी हिसाब से पच्चीकारी करी जाती थी, उसी हिसाब से भित्ति चित्रण किया जाता था। तो आकृतियों व दृश्य का संयोजन विशिष्ट कल्पनाओं के आधार पर किया जाता था। आकृतियाँ थीं, उनका दृश्य संयोजन जब किया जाता था तो कल्पनाओं के आधार पर किया जाता था। कोई चीज़ देखी नहीं होती थी, कल्पना पर, अपनी सोच पर कर दिया जाता था। मध्य भाग के ऊपर की तरफ ईसा या परम शक्तिमान ईश्वर की विशाल आकृति चित्रित की जाती थी और सुसमाचार लेखकों की आकृतियाँ ऊपर कोने के त्रिभुजों में व कुंवारी मैरी की आकृति गुंबद के अर्धवृत्त में बनाई जाती थी। और ये था यहाँ पे गिरजाघर के बाहर उत्सव का चित्रण उनके धार्मिक महत्व के अनुसार किया जाता था। जो गिरजाघर थे उनके बाहर का पोर्शन था, वहाँ पे उत्सव के चित्र, जो त्यौहार होते थे वहाँ पर, उसके धार्मिक जो त्यौहार होते थे तो वो चित्र वहाँ पे बनाए जाते थे। राजमहलों में बनाए गए अलौकिक विषयों पर आधारित पच्चीकारी चित्रों में से कोई बहुत ही कम चित्र अवशिष्ट हैं। राजमहलों में जो पच्चीकारी की गई थी, अलौकिक विषयों पर वो की गई थी, और वो वहाँ पे चित्र अब ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो कम चित्र बचे हुए हैं। ठीक है, किंतु नियंत्रित बेजेंटाइन कलाकारों द्वारा 715 ईसा संख्या में दमास्कस की बड़ी मस्जिद, दमास्कस की जो एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर पच्चीकारी उनसे उनकी कल्पना की जा सकती है। वहाँ की जो पच्चीकारी है उससे समझ में आता है, कल्पना आप लोग लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से कलाकारों ने वहाँ पर काम किया था, पच्चीकारी की जा सकती है। वहाँ काल्पनिक भवनों व पेड़ों का अलंकारिक ढंग से अंकन किया गया है। वहाँ पे काल्पनिक भवन बनाए गए हैं, और जो मस्जिद है उसमें काल्पनिक भवन बनाए गए हैं और पेड़ों का अलंकारिक ढंग से अंकन किया गया है। इतिहास में रावेन्ना, वेनिस, सिसिली, कांस्तानिनोपल, सालोनिक, निकाला व डेपिन की आकृतियाँ विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन सब की आकृतियाँ वहाँ बनी हुई हैं। रावेन्ना है, वेनिस है, सिसिली है, इन सब की आकृतियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं। ये आकृतियाँ वहाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, पच्चीकारी का काम विशेष खर्चीला होने के कारण बेजेंटाइन कला में कभी उसी जगह पर फ्रेस्को पद्धति में चित्रण किया जाता था। पच्चीकारी का काम जो था वो विशेष खर्चीला था, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च आता था, तो इस वजह से बेजेंटाइन कला में पहले कभी फ्रेस्को पद्धति पर चित्रण किया जाता था। प्लास्टर लगा के जैसे चित्रण नहीं होता था, उस तरीके से चित्रण किया जाता था। तो उसमें क्या था, किंतु बेजेंटाइन फ्रेस्को पद्धति 13वीं सदी के प्रयोगान्वित फ्रेस्को पद्धति से भिन्न थी। जो 13वीं सदी में फ्रेस्को पद्धति करी जाती थी, उससे बेजेंटाइन फ्रेस्को पद्धति बहुत ज़्यादा बदली हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज था। इटली के फ्रेंच चित्रकार जो थे वो गीले प्लास्टर पर चित्रण किया करते थे, जबकि जो 13वीं सदी के चित्रकार थे वो गीले प्लास्टर पर चित्रण करते थे, जबकि बेजेंटाइन कला चित्रकार उन्हीं माध्यम का प्रयोग करते थे, किंतु रंगांकन प्लास्टर की भूमि सुखाने के बाद, यानी कि वो लोग प्लास्टर जब सूख जाता था तब उसके ऊपर चित्रण किया करते थे, और जो इटली के कलाकार थे वो गीले प्लास्टर पर चित्रण किया करते थे। अंकन पद्धति के अनुसार बनाए गए फ्रेस्को चित्र इटली में रोम के मराया अंतिक्वा गिरजाघर में कापुआ के निकट सान एंजिलो में व लोम्बार्दी के कासल सेप्रियो में देखने को मिलती है। जो यहाँ की ये जो अंकन पद्धति है सूखे प्लास्टर वाली,
ये कहाँ मिलती है? ये रोम के मराया में मिलती है, आंतिक्वा के गिरजाघरों में मिलती है, कापुआ के निकट एक सान एंजिलो है वहाँ मिलती है, और लोम्बार्दी के कासल सेप्रियो में मिलती है। ठीक है, तो पच्चीकारी का पूरा हमने ये करवा दिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, तो आप लोग सारी क्लासेस किया करिए, शुरू से क्लासेस यूरोपियन कला की करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि यूरोपियन कला बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाली होती है, और आप लोग जब तक शुरू से क्लास नहीं करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इस वजह से आप मेरी सारी क्लासेस करिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं अगली क्लास में रोमानेस्क कला के बारे में पढ़ाऊँगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।